देवगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जो पश्चिमी घाट के घने जंगलों के बीच में छुपा हुआ था। बाहरी दुनिया से कटा हुआ ये गांव अपनी हरी भरी पहाड़ियों और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी और डर की परछाई रहती थी। वे अक्सर रात में अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद कर लेते थे और बच्चों को अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर निकलने की सख्त मनाही थी। देवगढ़ की सबसे खास बात थी वहां की काली हल्दी। ये कोई सामान्य हल्दी नहीं थी। इसकी जड़ें कोयले जैसी काली थीं और इसे सिर्फ गांव के सबसे पुराने और अनुभवी किसान ही उगा पाते थे। काली हल्दी की खेती एक गुप्त अनुष्ठान की तरह होती थी जिसमें कई पीढ़ियों से चले आ रहे नियम और परंपराएं शामिल थीं। कहा जाता था कि ये हल्दी सिर्फ मिट्टी में नहीं बल्कि गांव के गहरे इतिहास और कुछ अदृश्य शक्तियों से ऊर्जा खींचती थी। कहानी शुरू होती है एक युवा बॉटनिस्ट वनस्पति विज्ञानी अदिति से। अदिति एक शहरी लड़की थी जो अपनी रिसर्च के लिए भारत के दूर दराज के इलाकों में जाकर रहस्यमय पौधों की तलाश करती थी। उसे एक पुराने पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट में काली हल्दी का जिक्र मिला था जिसमें लिखा था कि ये हल्दी सिर्फ औषधीय गुणों वाली नहीं बल्कि अंधेरे को जगाने की शक्ति रखती है। इसे काला अमृत भी कहा जाता था और साथ ही काला जहर भी। अदिति अपनी पुरानी जीप में अपने गाइड और ड्राइवर शंकर के साथ देवगढ़ के लिए निकली। शंकर एक शांत और अनुभवी आदमी था जो उन इलाकों की हर पगडंडी और हर कहानी से वाकिफ था। जैसे ही वे देवगढ़ के करीब पहुंचे, जंगल और भी घना होता गया। सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी और हवा में एक अजीब सी नमी और पत्तों की सड़ी हुई गंध तैर रही थी। गांव के रास्ते पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी पीठ झुकी हुई थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें लाल थीं और वो लगातार कुछ बुदबुदा रहा था। जब अदिति ने उसे काली हल्दी के बारे में पूछा तो उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में दहशत थी। उसने कांपते हुए हाथ से जंगल के गहरे हिस्से की तरफ इशारा किया और फुसफुसाया, मत जाओ, वहां मत जाओ। वो काली आत्मा डोमा डोमा टोमा डा हल्दी खाती है, रात में निकलती है। शंकर ने उस बूढ़े को दूर हटने का इशारा किया और अदिति से कहा कि ऐसे लोग अक्सर डर जाते हैं। लेकिन अदिति के मन में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई थी। वे आखिरकार देवगढ़ पहुंचे। गांव छोटा था लेकिन अजीब तरह से शांत। दिन के उजाले में भी घरों के दरवाजे बंद थे। गलियां खाली थीं। कोई बच्चा खेलता नहीं दिख रहा था। कोई औरत खेत की तरफ नहीं जा रही थी। सिर्फ कुछ सूखे हुए पत्ते हवा में उड़ रहे थे। उन्हें गांव के मुखिया बाबा महाकाल से मिलना था। बाबा महाकाल एक बड़े से घर में रहते थे जिसके बाहर लकड़ी की बनी डरावनी मूर्तियां लगी थीं। जब वे अंदर गए तो बाबा महाकाल एक छोटी सी चौकी पर बैठे थे। उनकी दाढ़ी बहुत लंबी थी और आंखें गहरी थीं, जैसे उन्होंने सदियों का राज अपने अंदर छुपा रखा हो। अदिति ने उन्हें अपना परिचय दिया और काली हल्दी पर अपनी रिसर्च के बारे में बताया। बाबा महाकाल ने उसे ध्यान से सुना, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। काली हल्दी? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, तुम शहर के लोग सिर्फ ऊपरी परत देखते हो। इस हल्दी की जड़ें मिट्टी से ज्यादा गहरे हमारे खून और हमारे अतीत में धसी हैं। उन्होंने अदिति को बताया कि काली हल्दी की फसल साल में सिर्फ एक बार कार्तिक पूर्णिमा की रात को निकाली जाती है। यह अगले हफ्ते थी। इस रात को गांव के सबसे अनुभवी किसान, जिसे हल्दी पुजारी कहा जाता है, ही हल्दी निकालते हैं। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही गुप्त और खतरनाक होती है। बाबा महाकाल ने चेतावनी दी, अदिति, तुम यहाँ जो ढूंढ रही हो वो तुम्हें मिल तो जाएगा, पर शायद तुम उसे संभाल ना पाओ। इस हल्दी के साथ एक निशाचरी, रात की प्रेत आत्मा जुड़ी है जो इसकी रक्षा करती है। वो निशाचरी हर उस आत्मा को अपने साथ ले जाती है जो इस हल्दी को गलत इरादे से छूने की कोशिश करती है। अदिति ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा, लेकिन रात होते ही गांव का माहौल और भी अजीब हो गया। हवा में एक मीठी लेकिन सड़ी हुई गंध तैरने लगी जो काली हल्दी की गंध से मिलती जुलती थी। दूर से उसे जानवरों की अजीबोगरीब चीखें सुनाई दी। शाम को शंकर ने उसे बताया कि गांव में एक और प्राचीन परंपरा है। हर रात गांव के बीचों बीच एक अलाव जलाया जाता है और सारे गांव वाले उसके चारों तरफ इकट्ठे होते हैं। यह अलाव सिर्फ ठंड से बचने के लिए नहीं बल्कि किसी अनदेखी शक्ति को दूर रखने के लिए होता है। जब वे अलाव के पास पहुंचे तो अविनाश ने देखा कि गांव के लोग बेहद खामोश बैठे थे। उनके चेहरों पर डर था। वे अलाव की जलती हुई लपटों में कुछ ढूंढ रहे थे, जैसे वे लपटें ही उनकी रक्षक हों। तभी एक बूढ़ी औरत ने अविनाश को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। अदिति, तुम्हारी आंखों में लालच है, उसने बुदबुदाया। काली हल्दी सिर्फ धरती का तोहफा नहीं है, वो धरती का शाप भी है। जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की उसे काली आत्मा खींच ले गई। अदिति को लगा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर तभी उसे अपने होटल के कमरे में एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। जब उसने देखा तो उसकी उंगली पर एक छोटा सा काला निशान था।
ये निशान ठीक वैसा ही था जैसा काली हल्दी की जड़ पर होता है। निशान से एक धीमी मीठी सड़ी हुई गंध आ रही थी। अदिति घबरा गई। क्या ये सिर्फ एक कीड़े का काटना था या उस बूढ़े बाबा की चेतावनी का पहला संकेत? उस रात जब अदिति सोने की कोशिश कर रही थी तो उसे लगा कि कोई उसके कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा है। वह उठकर खिड़की के पास गई। बाहर सिर्फ घना जंगल और अंधेरा था, पर उसे लगा जैसे पत्तों की सरसराहट में कोई उसके नाम को फुसफुसा रहा है, अदिति, काली हल्दी। तभी उसके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही मीठी सड़ी हुई गंध और तेज हो गई थी। अदिति ने देखा कि उसकी टेबल पर रखी काली हल्दी की एक छोटी सी सूखी हुई जड़, जो वो अपनी रिसर्च के लिए लाई थी, अब धीरे धीरे चमक रही थी। और उसकी चमक के साथ उस हल्दी से एक पतला काला धुआं निकल रहा था, जो धीरे धीरे कमरे में फैल रहा था। अदिति ने सोचा था कि वो सिर्फ एक दुर्लभ पौधा खोजने आई है, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया के दरवाजे पर खड़ी थी जहां प्राचीन शाप, अदृश्य आत्माएं और एक काली हल्दी का गहरा राज उसे अपनी तरफ खींच रहा था। अदिति के कमरे में वो काली धुंध किसी जहरीले सांप की तरह रेंग रही थी। मेज पर रखी वो हल्दी की जड़ अब कोयले की तरह नहीं, बल्कि किसी ताज़ा जख्म की तरह गहरे बैंगनी रंग में चमक रही थी। अदिति का दम घुटने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज़ जैसे किसी ने मखमली कपड़े में लपेट दी हो, वो बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। तभी खिड़की के कांच पर एक आवाज़ हुई, चट चट, जैसे कोई लंबी और नुकीली नाखूनों वाली उंगलियां कांच को कुरेद रही हों। अदिति ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च जलाई और खिड़की की तरफ रोशनी फेंकी। वहां कोई चेहरा नहीं था, लेकिन कांच पर गीली मिट्टी के हाथ का निशान था। वो हाथ इंसानी हाथ से कहीं ज्यादा लंबा और टेढ़ा मेढ़ा था, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो निशान खिड़की के अंदर की तरफ से था। अदिति पीछे की तरफ गिरी। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। तभी उसे अपने बिस्तर के नीचे से वही मीठी सड़ी हुई गंध आई। शंकर, बाबा महाकाल, वो पागलों की तरह चिल्लाई और कमरे से बाहर भाग गई। गांव की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा खामोश नहीं था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। जब वो हाफती हुई शंकर के कमरे के पास पहुंची तो उसने देखा कि शंकर अपनी चारपाई पर बैठा था। उसकी आंखें खुली थीं और वो दीवार को एकटक देख रहा था। शंकर, उठो, मेरे कमरे में कोई है। अदिति ने उसे झकझोरा। शंकर धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा दिख रहा था। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी। वो आ रही है अदिति, जड़ें प्यासी हैं, मिट्टी को ताज़ा खून चाहिए। अदिति पीछे हट गई। वो समझ गई कि शंकर अब वो नहीं रहा जिसे वो शहर से लाई थी। वो गांव के बाहर की तरफ भागी जहां उसकी जीप खड़ी थी। वो यहां से भाग जाना चाहती थी, पर जैसे ही वो जीप के पास पहुंची उसने देखा कि जीप के टायर मिट्टी में नहीं बल्कि काली हल्दी की बेलों वाइन्स में जकड़े हुए थे। वे बेलें किसी नस की तरह धड़क रही थीं। तभी अंधेरे से वही बूढ़ी औरत निकली जिसने उसे अलाव के पास चेतावनी दी थी। उसके हाथ में एक मिट्टी का दिया था जिसकी लौ नीली थी। भागने से कुछ नहीं होगा बेटी, बूढ़ी ने कहा। तुमने उस जड़ को छुआ है, अब तुम्हारा पसीना भी काली हल्दी की खुशबू देगा। निशाचरी को अब तुम्हारा ठिकाना ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तुम्हें महसूस कर सकती है। अदिति ने रोते हुए पूछा, क्या चाहती है वो मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? बूढ़ी ने जंगल की उस गहरी गुफा की तरफ इशारा किया जहां काली हल्दी की सबसे पुरानी फसल उगाई जाती थी। उसे सिर्फ बलि नहीं चाहिए, उसे एक शरीर चाहिए। हर 100 साल में वो एक बाहरी शरीर चुनती है ताकि वो गांव की सीमा से बाहर जा सके। तुम उसकी चाबी हो। अचानक जंगल से एक तेज चीख गूंजी। ये चीख किसी जानवर की नहीं थी, बल्कि इसमें एक ऐसी तड़प थी जो रूह कंपा दे। पेड़ों के पीछे से एक साया निकला। वो साया 7 फीट लंबा था। उसका शरीर कंकाल की तरह दुबला था और उसकी त्वचा काली हल्दी के रंग जैसी ही गहरे बैंगनी और काली थी। उसके बाल जमीन को छू रहे थे। वह निशाचरी थी। निशाचरी की आंखें नहीं थी, लेकिन जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां से वही चमकदार काला धुआं निकल रहा था। वो हवा में नहीं चल रही थी, बल्कि उसके पैर जमीन के अंदर धंसे हुए थे और वो मिट्टी को चीरते हुए अदिति की तरफ बढ़ रही थी। अदिति ने देखा कि उसके हाथ पर जो काला निशान था वो अब कोहनी तक फैल चुका था और उसमें से छोटे छोटे जड़ जैसे रेशे बाहर निकल रहे थे। वो खुद धीरे धीरे उस काली हल्दी के पौधे में तब्दील हो रही थी। तभी बाबा महाकाल वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक पीतल का पात्र था जिसमें आग जल रही थी। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए और अदिति के चारों तरफ एक घेरा बना दिया। अभी वक्त है अदिति, बाबा चिल्लाए। कार्तिक पूर्णिमा की रात आने वाली है। अगर तुम तब तक जीवित रही
तो हम इस रूह को वापस मिट्टी में दफन कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें उस काली फसल के बीच जाकर अपनी उस उंगली को काटना होगा जहां उसने सबसे पहले छुआ था। निशाचरी ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसके प्रभाव से पास के पेड़ सूखकर काले पड़ गए। वो बाबा के बनाए घेरे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अदिति ने देखा कि उसकी अपनी उंगली अब पूरी तरह सख्त और काली हो चुकी थी। उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे बस एक अजीब सी भूख महसूस हो रही थी, मिट्टी के अंदर जाने की भूख। अदिति के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो खुद को उस काली रूह के हवाले कर दे या फिर उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच जाकर उस फसल का सामना करे जहां मौत हर जड़ के नीचे दबी थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद पूरा था, लेकिन उसका रंग सफेद नहीं बल्कि हल्का पीला और बीमार सा लग रहा था। देवगढ़ की हवा में काली हल्दी की वो मीठी और सड़ी हुई गंध इतनी तेज हो गई थी कि सांस लेना भी दूभर था। अदिति का हाथ अब कंधे तक काला पड़ चुका था। उसकी नसों में खून नहीं बल्कि किसी काले पौधे का रस बह रहा था। बाबा महाकाल और गांव के कुछ निडर लोग उसे लेकर जंगल के उस हिस्से में पहुंचे जहां काली फसल उगाई गई थी। वहां का नजारा देखकर अदिति की रूह कांप गई। जमीन पर हजारों काली हल्दी की जड़ें इस तरह बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी लाश की उंगलियां जमीन फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रही हों। उन जड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसमें से वही काला धुआं निकल रहा था जो अदिति ने अपने कमरे में देखा था। यही वो जगह है, बाबा महाकाल ने गंभीर आवाज में कहा। निशाचरी यहीं पैदा हुई थी। अदिति, तुम्हें उस गड्ढे के केंद्र में जाकर अपनी वो काली पड़ चुकी उंगली काटनी होगी और उसे इस मिट्टी को सौंपना होगा। यही वो विसर्जन है जो इस शाप को रोकेगा। जैसे ही अदिति ने उस फसल की तरफ कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। मिट्टी के नीचे से हजारों जड़ें सांपों की तरह बाहर निकलीं और उसके पैरों को जकड़ने लगीं। तभी घने अंधेरे से वो निशाचरी प्रकट हुई। चांद की रोशनी में वो और भी भयानक लग रही थी। उसका शरीर अब धुआं नहीं बल्कि ठोस पत्थर और जड़ों जैसा लग रहा था। उसने एक ऐसी चीख मारी जिससे पेड़ों पर बैठे पक्षी मरकर नीचे गिरने लगे। तुम इसे नहीं रोक सकते। निशाचरी की आवाज अदिति के दिमाग के अंदर गूंजी। यह शरीर अब मेरा है। जड़ें अपना हिस्सा वापस मांग रही हैं। बाबा महाकाल ने मंत्र पढ़ते हुए अग्नि का घेरा बनाया, पर निशाचरी ने अपनी लंबी जड़ों से बाबा को दूर फेंक दिया। अब अदिति अकेली थी। वह पागलों की तरह उस गड्ढे की तरफ दौड़ी। निशाचरी उसके पीछे थी। उसके लंबे नाखून अदिति की पीठ को कुरेद रहे थे। अदिति उस गड्ढे के किनारे पहुंची। उसने देखा कि गड्ढे के अंदर हजारों नरकंकाल दबे थे। ये वे लोग थे जो पिछले 100 सालों में इस हल्दी का शिकार बने थे। निशाचरी ने अदिति का गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और बेजान थी। अदिति का दम घुटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी जेब से वो चाकू निकाला जिसे बाबा ने अभिमंत्रित किया था। मिट्टी की चीज मिट्टी को ही मिलेगी। अदिति चिल्लाई और उसने अपनी काली पड़ चुकी उंगली पर वार किया। जैसे ही उसका काला खून उस गड्ढे की मिट्टी पर गिरा, पूरी पहाड़ी कांप उठी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस गड्ढे से सफेद रोशनी की एक किरण निकली। निशाचरी का शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। वो राख बनकर हवा में उड़ने लगी। अदिति बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो गांव के मंदिर में थी। सूरज की ताजा रोशनी चारों तरफ फैली थी। बाबा महाकाल उसके पास बैठे थे। अदिति ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसका हाथ अब पूरी तरह ठीक था, बस उसकी वो उंगली गायब थी जिसे उसने काट दिया था। गांव में अब वो सड़ी हुई गंध नहीं थी। लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। काली हल्दी की वो पूरी फसल रात भर में जलकर राख हो गई थी। अदिति ने देवगढ़ छोड़ने का फैसला किया। जाते समय उसने देखा कि उस जली हुई फसल की जगह अब छोटे छोटे पीले फूल उग रहे थे। शाप खत्म हो चुका था। लेकिन जब अदिति अपनी जीप में बैठकर शहर की तरफ जा रही थी, उसने अनजाने में अपनी कलाई पर खुजली की। वहां एक छोटा सा काला धब्बा फिर से उभर रहा था। उसने शीशे में पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे वही निशाचरी खड़ी थी और इस बार वो अदिति की तरफ हाथ हिला रही थी। शाप कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रंग बदल लेता है। अगर आपको इस कहानी के अंत ने डरा दिया है तो कमेंट में काला लिखें।